बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है गेट जनरल, जिसको ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कहा जाता है, जो एनटीएस का डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। आप सबको पता होगा कि कोई भी स्टूडेंट जब भी एमफिल या एमएस में एडमिशन लेता है तो उसके लिए ज़रूरी है, बल्कि कंपल्सरी है कि वो एनटीएस का ये टेस्ट पास करे। ना सिर्फ पास करे बल्कि अच्छे स्कोर के साथ उसको क्लियर करे और फिर वो एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होता है कि वो एडमिशन सीख कर सके। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे, कुछ डूज एंड डोंट्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग और इन द टेस्ट, और कौन सी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती हैं, लेकिन मैं ये सारी की सारी जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपकी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, मैं वो ऐसे ही नहीं शेयर करने वाली, बल्कि वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती हैं। मैं अपने खुद का स्कोर जो मैंने अभी रिसेंटली क्लियर किया है एनटीएस का टेस्ट, मैं वो शेयर करूंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स की तैयारी करते वक्त और टेस्ट देते हुए, और मैंने कौन सी चीज़ें हैं जो बाद में रियलाइज़ की और मैंने उनको इम्प्रूव किया। फर्दर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये टेस्ट 2 दफ़ा दिया है। मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन की है और अब मैंने एडमिशन सीख करने के लिए मैंने एनटीएस का ये टेस्ट दिया था। पहले मैंने ये टेस्ट दिया था मई के महीने में और मेरा जो स्कोर था वो बहुत ही गंदा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे था। माई स्कोर वॉज 48, जबकि उसको पास करने के लिए भी एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। और मैं कोई इस तरह की स्टूडेंट नहीं थी कि जो बहुत नालायक हो, मेरी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी थी, बट स्टिल आई couldn't इवन मैनेज टू गेट 50 मार्क्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने की, और उसके बाद जब मैंने अपना सेकंड टेस्ट दिया आफ्टर 20 डेज, उसमें मेरा स्कोर रहा 78। सो मेरे मार्क्स में 30 मार्क्स का डिफरेंस था। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मैंने की जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी कि 48 से डायरेक्ट 78। सो मैं जितनी भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी वो सब की सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं पहले यहाँ पे आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगी जो मैंने टेस्ट दिया था 18 मई 2025 में, और इसका रिज़ल्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है कि कितना गंदा मेरा रिज़ल्ट आया था। ठीक है, ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है ताकि सब स्टूडेंट्स को पता चल सके कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है या कोई स्मार्ट स्टूडेंट है तो वो ही उसको क्लियर कर सकता है, और कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं थ्रू आउट माई एजुकेशनल करियर मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ थी कि मेरा स्कोर इतना गंदा आए। सो बताने का मकसद ये है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो कोई टेस्ट क्लियर करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पता हो कि टेस्ट की नेचर कैसी है, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो उसको यूटिलाइज करनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम और टेस्ट, और उसके बाद आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पे आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। ये किस तरीके से आए थे, क्यों आए थे, ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी जब मैं अपनी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ें थी जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट अपना टेस्ट दिया आफ्टर 24 डेज, जो कि मैंने दिया था 14 जून 2025, यानी कि आफ्टर 24 डेज, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। सो इसमें मेरा इम्प्रेसिव स्कोर आया 78 मार्क्स। मैंने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया। मेरे वर्बल में 42 मार्क्स आए, क्वांटिटेटिव के सेक्शन में मेरे 22 मार्क्स आए, एनालिटिकल के सेक्शन में मेरे 14 मार्क्स आए, और आप सब देख सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस था रिजल्ट के अंदर। सो इन सब चीज़ों के ऊपर बेस करके मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने निकाली हैं। सो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों के ऊपर आप अमल करें, और आप भी देखेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने टेस्ट के अंदर। मैंने 2 दफ़ा ये टेस्ट दिया, और मैं नहीं चाहती कि आप सब स्टूडेंट्स 2 दफ़ा ये टेस्ट दें, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप एक ही दफ़ा में अच्छा स्कोर हासिल करें और आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीख करना चाहते हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं।
ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने की, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें थी जो मैंने बाद में चेंज की और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ओके, सो अगर मैं बात करूँ अपनी मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने की वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, उसमें पहले नंबर पे आती है मेरी प्रेपरेशन। यानी कि मैंने सिलेबस को एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर एक टॉपिक है परसेंटेज से रिलेटेड है या फिर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, तो मैंने उसको एक्सटेंसिवली पढ़ना शुरू कर दिया। इतना मुश्किल कि वो आना ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंसिवली पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि गैट के टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाउएवर, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से जिन्होंने ऑलरेडी एनटीएस का टेस्ट ये दिया हुआ था, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन सब ने मुझे कहा कि जनरल क्वेश्चंस ये आते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे उन्होंने कोई नेचर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताई कि कितने जनरल आते हैं, ठीक है। सो मैंने उनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैं एक्सटेंसिवली टॉपिक्स को प्रिपेयर करती गई, ठीक है। यानी कि मैंने एक एक टॉपिक को प्रिपेयर किया, जो नहीं भी ज़रूरी थे मैंने उनको भी प्रिपेयर किया। सो क्या हुआ कि एक ओवरवेलमिंग सी सिचुएशन हो गई मेरे ऊपर। मेरे पास डेज भी कम थे और मैं उसको इतना एक्सटेंसिवली दिन रात प्रिपेयर करती जा रही थी, ठीक है। यानी कि मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि मैं हर टॉपिक को गो थ्रू करूँ, मुझे कुछ ना कुछ हर टॉपिक के बारे में पता हो। और कुछ मैंने मिस्टेक इसमें ये की कि कुछ टॉपिक्स को मैंने एक्स्ट्रा ही एक्सटेंसिवली करना शुरू कर दिया, ठीक है। आप लोगों को पता होगा एनटीएस की वेबसाइट पे आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा और वो काफ़ी लंबा सिलेबस है, ठीक है। उसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं जो सीधे से आते ही नहीं हैं एनटीएस के टेस्ट में, तो मैंने उनको भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और कुछ जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जनरल, बिल्कुल जनरल, यानी कि जस्ट आपको सिर्फ पता होना चाहिए उस चीज़ का और आप टिक कर सकते हैं उसको, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंसिवली करना शुरू कर दिया। ऐसी कैलकुलेशंस मैंने करना शुरू कर दी जिसमें 2-3 मिनट्स लगते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास एनटीएस के टेस्ट में 2 आवर्स होते हैं और 100 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि 1.20 सेकेंड्स होते हैं एक एमसीक्यू के लिए, ठीक है। सो इट मीन्स कि एनटीएस का जो टेस्ट बनता है उसमें वो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशंस देंगे ही नहीं, आपको वो इस तरह की कैलकुलेशंस देंगे जो आप 30 सेकेंड में, 20 सेकेंड में कर सकते हैं। सो मैं क्या करती थी, मैं मुश्किल कैलकुलेशंस भी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करती थी ताकि मेरी तैयारी अच्छी हो। सो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैंने कौन सी गलती की थी अपनी प्रेपरेशन में, कि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना शुरू कर दिया था, बस पढ़ती जा रही थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो मेरी मिस्टेक आती है वो ये थी कि मैंने टेस्ट अटेम्पटेशन टेक्निक के ऊपर काम ही नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आया कि अगर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है तो मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करती जा रही थी, ऐसे जैसे कि मेरा सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड, जैसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं इसी तरह से उसको बस प्रिपेयर करती जा रही थी। मैंने ये नहीं देखा कि एमसीक्यू डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपको उसमें सब कभी कभी ऑप्शन सही लगते हैं, कभी कभी गलत लगते हैं, तो मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी कौन सी टेक्निक होनी चाहिए। सो इस चीज़ को मैंने सीधे से ही इग्नोर कर दिया। इवन कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा एमसीक्यू टाइप मैंने टेस्ट नहीं दिया। इवन कि मैंने मेडिकल के लिए भी वो जो एमकैट होता है मैंने वो भी नहीं दिया था। सो मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मैंने इस चीज़ को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने कोई एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट दिया है, जैसे एमकैट, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेडिकल के लिए भी जाते हैं तो मे बी उन्होंने दिया हो। अगर आप लोगों का एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट का तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज करेंगे। थर्ड मिस्टेक जो मैंने सबसे ज़्यादा की वो थी पोर टाइम मैनेजमेंट। पहले तो मैंने अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। टेस्ट के अंदर भी मैंने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया, यानी कि मेरा जो वर्बल का पोर्शन था उसको मैं 1 घंटा दे रही थी, बबल्स को फिल करते मेरा मज़ीद 10 मिनट लग गए और मेरे पास एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव सेक्शन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स रह गए थे। यानी कि आप कैसे कर सकते हो 50 मिनट्स में, हालांकि मेरी मैथ वीक है क्योंकि मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। सो ये मेरी तीसरी बड़ी गलती थी कि मैंने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया। फोर्थ जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैं सिलेबस को सिर्फ पढ़ती जा रही थी, टॉपिक्स को कवर करती जा रही थी, लेकिन मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की।
पांचवी जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी डेट वाज कि मैं जिस दिन मेरा टेस्ट था उससे पहले रात को मैं सोई ही नहीं, मैं बल्कि प्रिपेयर करती रही। उससे क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी मेंटली तौर पे, और मैंने टेस्ट देने से पहले 1-2 घंटा सोने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आई। सो मेरी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं सोई नहीं रात को। उससे क्या हुआ कि मेरा दिमाग मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड था। तो पेपर के अंदर जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन आई, कम टाइम था, ज़्यादा MCQs पड़े हुए थे, तो उससे क्या हुआ कि जो मुझे क्वेश्चंस आते थे मैं उसको भी सॉल्व नहीं कर पाई। पहली मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने वर्बल के पोर्शन को मैंने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया। मैंने 70 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ वर्बल के पोर्शन पे लगाए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी और मैं उसको स्लो करती जा रही थी। उसके बाद जो मेरा क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल वाला पोर्शन था उसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स बचे थे, और उसमें भी कम टाइम की वजह से मैं इतनी पैनिक कर गई थी कि जो मुझे आते थे मैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाई। मज़ीद सोने पे सुहागा, मैं सोई भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मेरा दिमाग वैसे ही चलना बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पैनिक वाली सिचुएशन को, नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करूं। तो उससे क्या हुआ कि मैं मज़ीद मेरा दिमाग ही समझे कि बंद हो गया। आखिर पे जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि जब मुझे लगा कि अब मज़ीद टाइम नहीं बचा और मैं अब अटैम्प्ट नहीं कर सकती क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली उसको बबल को फिल करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं पढ़ी उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मैं जस्ट उसको फिल अप करती रही, शायद इसमें से कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो सरप्राइजिंगली मेरा एक भी तुक्का सही नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे मुझे पता चला कि तुक्का लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जो मुझे नहीं पता था। शायद पता था लेकिन मैंने फिर भी उसको यूटिलाइज नहीं किया। सो अब मैं आगे अपनी कुछ टिप्स और मैं कुछ स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुक्का भी कैसे लगाते हैं। सो ये मेरी सब मिस्टेक्स थी जो मैंने की वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द NTS टेस्ट, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रिपेयर करी थी उसमें मैंने की थी। अब फर्दर मैं आप लोगों से अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज को शेयर करूंगी जो मैंने डिवाइस की आफ्टर गेटिंग रिजल्ट, ठीक है। जब मेरा 48 मार्क्स का रिजल्ट आया तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी चेंजेस की और उसके बाद मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सो अब मैं 1 बाय 1 उन सब चीज़ों को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ओके, सो अगर हम बात करें कि मैंने कौन सी चेंजेस की अपनी स्ट्रेटजी के अंदर वाइल प्रिपेयरिंग, सबसे पहले नंबर पे ये थी कि जो जितना भी सिलेबस था जब मैं उसको प्रिपेयर कर रही थी मैंने उसको बहुत सिंपल रखा। ऑल्दो मेरी कुछ तैयारी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन मैंने फर्दर तैयारी करना शुरू की क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी, जो मैंने रियलाइज़ की फर्स्ट टेस्ट में। तो मैंने क्या किया कि मैंने उन चीज़ों को भी प्रिपेयर करना शुरू किया, लेकिन मैंने एक्सटेंसिवली चीज़ों को प्रिपेयर नहीं किया, यानी कि बहुत सिंपल किया। मतलब परसेंटेज का टॉपिक है तो आपको बस पता होना चाहिए आपने लॉस कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, इतना बहुत है, ठीक है। यानी कि आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हो 10 चीज़ों का एक साथ परसेंटेज कैसे निकालनी है, परसेंटेज की परसेंटेज कैसे निकालनी है, ये वाली गलती आपने नहीं करनी। सो मैंने अपनी प्रेपरेशन की जो स्टाइल था, जितना भी मैंने सिलेबस कवर किया उसको मैंने बहुत सिंपल रखा, सुपरफिशियल लेवल के ऊपर मैंने उसको प्रिपेयर करना शुरू किया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किया मैंने अपनी तैयारी के अंदर, अपनी तैयारी के स्टाइल के अंदर, वो ये था कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मैं अपने सामने स्टॉप वॉच को रखती थी और मैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करती थी कि मैंने कितने टाइम के अंदर मैंने उस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चंस थे मैंने उसको कितने टाइम में अटैम्प्ट किया है। मैथ्स के क्वेश्चंस उसको मैं चेक करती थी कि कितने टाइम में मैंने किया है। कॉम्प्रीहेंशन, मुश्किल कॉम्प्रीहेंशन में सॉल्व करती थी और मैं टाइम रखती थी कि मुझे 3 to 4 मिनट्स में इसको सॉल्व करना है, 1-2 मिनट के अंदर मुझे कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है, इनिशियल रीडिंग करनी है, और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। यानी कि बाकी के जो 24 दिन थे मैंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, यानी कि मैंने अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। नेक्स्ट जो चेंज मैंने किया अपनी तैयारी के अंदर वो ये था कि मैंने टाइम मैनेजमेंट की, मैंने वाइजली टाइम को डिवाइड किया। मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा क्वांटिटेटिव मैथ्स का पोर्शन बहुत वीक था। पहले भी मैंने मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी। सो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि मैं मैथ्स वाले पोर्शन को ज़्यादा टाइम दूँ, जैसे कि 1 घंटा। एनालिटिकल उसकी मैंने प्रैक्टिस की और मुझे लगा कि हाँ वो मैं कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस की नेचर ऐसी होती है कि वो आप कर सकते हो,
और कुछ क्वेश्चंस होते ही ऐसे हैं जो आपकी गलत ही होने हैं, यानी कि वो इतने लंबे कंफ्यूजिंग से, यानी कि आप वो याद ही नहीं रख सकते, ठीक है। उसको आप निकाल दो, आप उसके ऊपर 10 मिनट भी लगाओगे ना, वो आपकी गलत ही होंगे, ठीक है। सो मेरा एनालिटिकल वाला पोर्शन भी सम हाउ ठीक था, और क्वांटिटेटिव के सेक्शन को मुझे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत थी, और वर्बल के सेक्शन को मैंने इम्प्रूव किया और उसकी स्पीड को भी तेज़ किया। मैंने जैसे कि पहले मैंने ये गलती की थी कि मैं एक स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते सोच रही थी, हालांकि मुझे पता होता था, मैं फिर भी देख रही थी कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। सो नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो मुझे नहीं आते थे क्वेश्चंस, मैं उसको जस्ट टिक करती थी और मैं उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करती थी, यानी कि जिसका मुझे पता है उसको मैंने टिक किया, आगे चली गई। और जिसका मुझे नहीं आता था, अगर मैंने उसके ऊपर तुक्का ही लगाना था या मुझे लग रहा था कि भाई ये सही है या वो सही है, तो मैं उसको सिंपल लगा के आगे चल जाती थी, यानी कि मैंने उसके ऊपर सोचने में टाइम नहीं लगाया कि भाई कौन सा सही है कौन सा सही है। सो इस तरह से आपने आगे निकलते जाना है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, 30 से 40 मिनट्स मैंने वर्बल के सेक्शन को दिए, 1 आवर मैंने मैथ्स के पोर्शन के लिए रखा, और 20 से 25 मिनट्स मैंने रखे एनालिटिकल सेक्शन के लिए। और सरप्राइजिंगली मैंने नेक्स्ट जब तो मैंने दोबारा टेस्ट दिया, तो मैंने क्या किया, वॉच को मैंने अपने सामने रखा हुआ था और मैं टाइम को कंटिन्यूसली चेक कर रही थी कि मेरा टाइम आगे पीछे ना हो। और सरप्राइजिंगली मैंने 35 मिनट्स के अंदर अपना वर्बल वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। मैं क्या कर रही थी, साथ साथ में बबल्स भी फिल करती जा रही थी। मैंने पहले ये भी गलती की थी कि मैं लास्ट में मैंने 10 मिनट्स वेस्ट किए बबल्स को जस्ट फिल करने के लिए। तो मैं क्या कर रही थी, साथ साथ में बबल्स को भी फिल कर रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब आप इकट्ठा बबल्स को लगाना शुरू करते हो तो कभी कभी आपका ऊपर नीचे बबल फिल हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस गलत हो सकता है, ठीक है। सो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि मैं अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी, तो मैंने साथ साथ बबल्स को फिल करना शुरू किया। यानी कि अगर मैं पहले एनालॉजीज वाला सेक्शन कर रही थी तो मैंने उसको फिलअप कर लिया, फिर मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स का किया तो मैंने उसको फिलअप कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन का किया तो मैंने उसको फिलअप कर लिया, यानी कि एक फिर वो मुझे एक श्योरिटी थी कि हाँ मैं सीक्वेंस वाइज ही चल रही हूँ। सो मैंने 35 मिनट्स के अंदर वर्बल वाला सेक्शन किया, 50 से 55 मिनट्स के अंदर मैंने अपना क्वांटिटेटिव सेक्शन किया, और 25 मिनट्स के अंदर मैंने अपना एनालिटिकल सेक्शन कंप्लीट किया। और इस तरह से मैंने हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया, हर क्वेश्चन को मैंने पढ़ के किया। इवन के जो क्वांटिटेटिव वाला सेक्शन था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इनिशियली मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, पहले एक क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया, वो मुझे नहीं आता था, दूसरा नहीं आता था, तो मैं फर्स्ट से मैंने स्टार्ट किया और आखिर तक गई, जो जो मुझे आते थे मैं उसको टिक करती गई, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो गया, यानी कि आप एक वर्बल्स वाला सेक्शन करके आप फ़ौरन से मैथ्स वाले सेक्शन में जंप कर दो, एक साथ ही ऐसे फ़ौरन से दिमाग नहीं काम करता। सो मैंने आराम से रिलैक्स होके मैंने 1 2 ऐसे शुरू किया और आखिर तक पहुंची, जितने मेरे अटैम्प्ट हुए मैंने उनको किया, और फिर मैंने 30 से उल्टा आना शुरू कर दिया और मैंने उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे वो मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए, और जिन क्वेश्चंस का मुझे लगता था कि भाई इनका मुझे सिरे से नहीं पता, मैंने उनको सिंपली तुक्का लगा के छोड़ दिया। जैसे कि ज्योमेट्री वाला पोर्शन था, मैंने उसको इतना प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। सो मैंने क्या किया कि उसका 1 2 क्वेश्चन आया, मुझे पता था भाई मैं इसका तुक्का भी अच्छे से नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसको करना कैसे है, तो मैंने बस 1 2 क्वेश्चन मैंने उसका मैंने तुक्का लगा के आगे फर्दर मूव कर गई, ठीक है। सो आप लोगों ने भी टाइम नहीं वेस्ट करना। मैथ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको पता लग जाता है कि भाई मुझे इसका नहीं पता, तो आपने उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, ट्राइयाँ नहीं मारनी है आपने कि शायद कोई मोर्जा हो जाए और मैं कर लूँ यहाँ पे। सो आपने अपना टाइम वाइजली मैनेज करना है, कोशिश करनी है कि आप घर से सोच के जाएं कि मैंने ये वाला सेक्शन इतने टाइम में करना है, और मेक श्योर करें कि आप इसको ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है जो मैंने चेंज भी की, वो ये थी कि आपने टेस्ट देने से पहले रात को एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आपने सोना है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, और आपने नाश्ता भी करके जाना है ताकि आप मेंटली तौर पे आप एटलीस्ट
थके हुए ना हो। मैं भी ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जो हमेशा से जाग के अगले दिन पेपर दे के आने वाली हूँ, लेकिन मैं सम हाउस में अच्छा परफॉर्म कर भी जाती थी। लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपने फ़ौरन से एक्शन लेना होता है, आपके दिमाग को थिंक करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मेंटली तौर पे टायर्ड हो तो आप उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैथ्स का पोर्शन में मुझे कुछ क्वेश्चंस इनिशियली नहीं आते थे, तो मैंने क्या किया, आराम से रिलैक्स होकर 1 से लेकर 30 तक मैंने अटैम्प्ट किए और फिर मैंने उसको वापस आना शुरू किया। जब मैंने पहले टेस्ट दिया था ये वाली चीज़ मेरे जहन में तब नहीं आई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पैनिक कर रही थी कि मुझे इतने क्वेश्चन नहीं आते, इतने क्वेश्चन नहीं आते। सो इस दफ़ा चूंकि मैं रात को पहले सो के गई हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर रिलैक्स्ड थी और मैंने अपने पैनिक वाली सिचुएशन को, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया और आराम स्कूल से मैं उसको करती गई। सो इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स की स्लीप लेकर ज़रूर जाएं। इससे क्या होगा, आपकी नर्वसनेस कंट्रोल होगी, आपकी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं आएगी और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, ये कोई सब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है कि आप बस उसमें कुछ भी कहानियाँ लिख के आ जाएंगे, वो आपकी सही हो जाएंगी। ये आपने जस्ट वही वाली बात है, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप इसमें कोई बीच वाली कहानी तो है नहीं कि 50% ठीक हो गया 50% रॉन्ग हो गया। सो आपने डिसीजन लेना होता है। सो मेक श्योर करें कि आप ज़रूर सो कर जाएं। लास्ट स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, पहले जब मैंने तुक्का लगाया था पहले टेस्ट में, मैंने क्या किया था कि आखिर पे मेरे पास 5-6 मिनट बचे थे और मैं बस उसको बबल्स को फिल करती गई थी कि शायद उसमें से कोई तो मेरा ठीक होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली मेरा एक भी तुक्का ठीक नहीं हुआ था। मैंने एनालिटिकल में सिर्फ एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था और वो मेरा सारा सही हुआ था, उसमें मेरे 4 मार्क्स आए और बाकी मेरे सारे के सारे गलत हुए थे। सो तुक्का मारने की स्ट्रेटजी के ऊपर अगर हम बात करें तो आपने क्या करना है, अगर आपने तुक्का लगाना है तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को अब समझ आ गई है कि भाई 30 मिनट्स रह गए हैं और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, अगर क्वेश्चंस 20 से भी ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आप 30 मिनट्स में उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूजुअली लास्ट पे एनालिटिकल वाला ही सेक्शन बचता है, तो आपने क्या करना है कि 30 मिनट्स पहले आपने रुक जाना है और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो आपको नियरेस्ट लगता है आपने बस उसका तुक्का लगाना है, यानी कि ऐसे ही रैंडमली आपने उसके ऊपर तुक्का नहीं लगा देना। ठीक है, एक और चीज़ जो आप लोग कर सकती हैं वो ये है कि यूजुअली एनटीएस के टेस्ट में एक पैटर्न होता है, यानी कि कभी कभी पैटर्न फॉलो हुआ होता है, बी डी ज़्यादा ठीक होते हैं या ए सी ज़्यादा सही होते हैं। तो आपने क्या करना है, तुक्का लगाने से पहले आपने अपनी बबल शीट को देखना है कि ज़्यादा कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन से ऐसे MCQs हैं जो ज़्यादा डी वाले सही है या बी वाले सही है। ठीक है, सो आप एक दफ़ा पैटर्न अपना देख लेंगे तो जब आप तुक्का लगाएंगे तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि वो वाला ऑप्शन चूज़ करें जो ए है या सी है, जो ज़्यादा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो आपने किसी भी MCQ को ऐसे ही सिंपली अटैम्प्ट करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है और फिर जो आपको पॉसिबल लगे कि हाँ भाई ये शायद ठीक हो सकता है तो आपने उसको टिक करना है। ऐसी आंखें बंद करके टिक नहीं करना, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था और मेरा एक भी ठीक नहीं हुआ था। ओके, सो डेट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये सारी मेरी कुछ मिस्टेक्स थी और मैंने स्ट्रेटजीज डिवाइस की वाइल प्रिपेयरिंग फॉर माई गेट टेस्ट और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी इन सजेशंस के ऊपर अमल करेंगे और होपफुली आप लोगों को रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं फर्दर उसको एलेबोरेट उसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और इसके अलावा मैं इंडिविजुअली हर सेक्शन को भी डिस्कस करूँगी कि आप वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें, उसके बाद एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करें और क्वांटिटेटिव सेक्शन में कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा टेस्ट दिया है, अब मुझे समहाउ रियलाइजेशन हो गई है कि किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं और किस तरह के नहीं आ सकते। ठीक है, सो मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी इन सब चीज़ों के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।